बहुत बड़ी खबर क्या है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, यानी कि रूस पर प्रतिबंध लगे हैं, ईरान पर प्रतिबंध लगे हैं, उन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का उपयोग करते हुए रूस से वाया ट्रेन ईरान होते हुए कोयला मंगा भी लिया है। अब इस बारे में ना तो सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी मीडिया के द्वारा और रशियन रेलवे के द्वारा यह जानकारी दी गई है, जिसको ईरान के अंदर तेहरान टाइम्स ने कवर किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होने लग रही है, यूरेशियन टाइम्स कवर कर रहा है कि इंडिया वालों ने अभी थोड़े दिन पहले तो ईरान के साथ चाबहार को लेकर 10 साल का एमओयू किया था और उसी के बीच में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर चालू भी कर लिया, और ऐसा कॉरिडोर चालू कर लिया कि जो तमाम अटकलें आ रही थी कि रशिया का सामान अगर इंडिया पहुंचता है तो 45 से लेकर 60 दिन का समय लगता है वाया स्वेज कैनाल, बोले इन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया। 25 दिन में सामान रशिया से इंडिया चलकर चला आया। ये कर दिया, हम चर्चा कर रहे थे और ये हो चुका है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन ए हिस्टोरिक फर्स्ट रशियन कोल रीचेज इंडिया वाया ईरान यूजिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया। बहुत ही दबे अंदाज में ये खबर निकल कर आई, पता भी नहीं चला और इस पर कोई भी नेशनल मीडिया का ध्यान नहीं गया। खबर ये थी कि इंडिया सामान आ चुका है। एक आध न्यूज चैनल्स ने कभी गलती से इस पर कवर कर लिया तो बात दूसरी है। रशिया से बकायदा चलकर भारत ट्रेन से सामान पहुंचा दिया गया वाया ईरान। भाई साहब, तो आप यहां पर इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक छोटी सी कटिंग जरूर देख रहे हैं कि रशिया एक्सपोर्ट मेजर कंसाइनमेंट वाया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तेहरान टाइम्स लिखता है कि रशिया सेंड कोल टू इंडिया वाया ईरान बाई ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब हमने ज्यादा इसका ढिंडोरा पीटा ही नहीं, बकायदा ट्रेन से, कोयले से लदी 2 ट्रेनें इंडिया रवाना करके पहुंचा भी दी गई। कहां से आई हैं तो पता चल रहा है कि यह कोयला वाया सेंट्रल एशिया इंडिया पहुंचा है, यानी कि यहां से होते हुए कैस्पियन सागर का, देखिए जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, कई बार हम अपने सेशंस में ले चुके हैं, इसका जो पूर्वी किनारा है उस तरफ से चलता हुआ सामान इंडिया आके पहुंचा है। विस्तार से बताएंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में, लेकिन यह भी बताएंगे कि यह कितनी बड़ी चीज निकल करके आई है कि यह जो कंसाइनमेंट है यह प्रॉपर तरीके से रशिया इंडिया कैसे पहुंचा है, कौन सा रूट फॉलो किया गया है, क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए एक बात समझ लीजिए और वो ये है कि अगर रशिया से इंडिया सामान आना है, चाहे हमारा तेल ही क्यों ना आ रहा हो, चाहे कोयला ही क्यों ना आ रहा हो, आने का जो फिलहाल रास्ता है ना वो यहां से शुरू होता है। मान लीजिए सेंट पीटर्सबर्ग से आप चले या रशिया की राजधानी से चले, तो चलते चलते आप निकले यहां से होते हुए बाल्टिक सी से होते हुए, फिर नॉर्थ सी से होते हुए, फिर यहां से सेल्टिक सी से होते हुए, फिर यहां से होते हुए अटलांटिक सी, और इसके बाद में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से घुसकर मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते करते आप पहुंचते हैं यहां पर स्वेज कैनाल में पहुंच करके फिर आप यहां से स्वेज कैनाल से निकल करके रेड सी से होते हुए, बंदर अब्बास यहां से बाबे मंडल से होते हुए, यहां से होते हुए गल्फ ऑफ आदेन से होकर फिर जेएनपीटी पहुंचते हैं। इस पूरे रास्ते को फॉलो करने में जहाज को 45 से लेकर 60 दिन का समय लगता है। विचार कीजिए, 45 से लगभग 45 से लेकर 60 दिन का समय जिस ट्रैवल को करने में लगता है, अगर इसका रिवर्स हम सीधा यहां से ट्रेन चलाएं और चला करके सीधा वाया ईरान होते हुए, बंदर अब्बास या चाबहार होते हुए सीधा यहां से निकालें और निकाल करके सीधा इंडिया भेज दें सामान, तो यह समय 25 दिन का लगता है। इसकी कल्पना तो वर्ष 2000 से की जा रही थी कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा कर लिया जाएगा, लेकिन ये एग्जीक्यूट भी हो गया है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, मतलब बहुत कम कवरेज इस बात को मिला है, लेकिन अपन तो कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। यह कॉरिडोर 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट रूट है। मल्टी मोड का मतलब यह हुआ कि यहां से आप ट्रेन से चलेंगे, कैस्पियन सी पानी को तैरकर पार करेंगे, फिर ट्रेन से चलेंगे, रोड से चलेंगे और चल करके फिर यहां से फिर पानी से होते हुए आप जेएनपीटी पहुंचेंगे। तो कई तरह के ट्रांसपोर्ट के मोड यूज किए गए हैं, इसलिए इसको मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट रूट कहा गया है। वर्तमान में 13 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार हो गए हैं। वर्ष 2000 में पहली बार भारत ने रशिया के साथ इस बात पर एग्रीमेंट किया था इन प्रेजेंस ऑफ ईरान कि अगर हम मिलकर के कुछ ऐसा बनाएं ताकि हमसे और रशिया के बीच का जो व्यापार है वो सुगम हो जाए, तो दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन जाएंगे। इसी बात को पहचानते हुए जितने भी आस पड़ोस के देश थे, जैसे अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान, इन्होंने
भी कहा साहब हमको भी इस रास्ते में जोड़ लो, अगर ये कॉरिडोर चालू हो गया तो हमारा भी ट्रेड बढ़िया हो जाएगा। रीजन, क्योंकि यहां पर ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कैस्पियन सागर के साथ लगे हुए जो कंट्रीज हैं वो सब, ये सब तैयार हो गए साहब हमको भी जोड़ लो, हमारा माल भी पहुंच जाएगा। भाई इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर बड़ा है तो ऐसी स्थिति में यहां पर सामान पहुंचाने की हर किसी की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में बोले हमारा भी ट्रेड आसान हो जाएगा साहब, हमें भी जोड़ लो। इस तरह अब तक 13 देश इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं। इसके 3 रूट वर्तमान में काम कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो वाया कैस्पियन सी होकर डायरेक्ट, यानी कि मास्को से चले, अस्त्राखान से चले, सीधा तेहरान बोर्ड कर दिया यहां से, यानी कि कैस्पियन सी को डायरेक्ट पार कर दिया। नंबर 1, इसको सेंट्रल कॉरिडोर कह लो। दिशाओं को इस तरह से पढ़ते हैं अपन, इधर की तरफ ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तो नाम दे दिया। अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में मध्य से होकर कैस्पियन सी से निकलो तब तो सेंट्रल हो गया, लेकिन इसके पश्चिम की तरफ अगर आप देखो तो ये वाला कॉरिडोर, मतलब पानी में से ना निकालकर आप रास्ते रास्ते चलते जा रहे हो, अस्त्राखान, अस्त्राखान से अजरबैजान, अजरबैजान से तेहरान, वाया रोड रेल नेटवर्क अगर आप पहुंचाते हो, तो ये वाला जो तरीका है, ये तरीका वेस्टर्न कॉरिडोर के नाम से जाना गया। ऐसे ही तीसरा कॉरिडोर बनाया गया कि जो रशिया है, रशिया का अगर ये वाला हिस्सा सामान भेजने के बारे में प्रयास करे तो कजाकिस्तान, तुर्किस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यहां से होते हुए फिर तेहरान, यानी कि सीधा इधर से भी सामान को इधर भेजा जा सकता है। इसको ईस्टर्न कॉरिडोर नाम दिया गया। यानी कहने का मतलब ये समझिए कि वर्तमान में इस कॉरिडोर का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है, जो कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इनको शामिल करता है, आज जो सामान हमारे तक पहुंचा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो ईस्टर्न कॉरिडोर के थ्रू आकर के पहुंचा है। 2 ट्रेनें भारत भेजी गई हैं, ये कि रशिया से चल करके वाया कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान होते हुए इंडिया पहुंची हैं। यह गलियारा इस समय पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब पश्चिमी देशों के द्वारा भारत पर प्रतिबंध लादे जा रहे हों, लेकिन हमने उन सबको किनारे करते हुए पूरी तरह से अपने यहां पर सामान को मंगाने में सफलता अर्जित की है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात निकलकर आ रही है। रशिया से यह सामान पहुंच करके वाया इस पूरे सेंट्रल एशिया होते हुए इंडिया पहुंचा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हमने 45 दिन का सफर 25 दिन से भी कम में कर लिया है। बात करें रशिया से तेल की, तो बात करी थी सर हमने, हमको नॉर्ड स्ट्रीम गैस के माध्यम से यह पता था कि रशिया तेल के साथ साथ गैस भी बेचता है। कोयले की क्या कहानी है? तो देखिए, कोयले के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हीट और कहा जाए तो कार्बन सब्सटेंसेस, कोयला 4 प्रकार का मार्केट में उपलब्ध है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। भारत में कोयला तो खूब है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं है। वहीं बात करी जाए रशिया की, तो रशिया के पास दुनिया का तीसरा सबसे अधिक कोयला एक्सपोर्ट करने का पावर है, यानी कि दुनिया का लगभग 20% के आसपास कोयला रशिया एक्सपोर्ट करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता है, फिर उसके बाद में इंडोनेशिया के बाद में ऑस्ट्रेलिया करता है, 3rd नंबर पर रशिया आता है। ठीक है, अगर हम बात करें मतलब कोल्ड दुनिया वाइड, मतलब कोयला जो है वो सबसे ज्यादा निकलता कहां है, तो चाइना में निकलता है, फिर इंडिया में निकलता है, फिर इंडोनेशिया, यूएस, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर रशिया आता है। लेकिन उन सब की जरूरतें कम हैं, यही कारण है कि हमें अपने लिए अच्छी क्वालिटी का कोयला मंगाना पड़ता है। तो रशिया दुनिया को लगभग 18% कोयला एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, आप ये सोचकर देखिए कि यह ना केवल तेल, गैस, अपितु कोयले से भी इस इतने सैंक्शंस वाले काल में भी $43 बिलियन कमा लिया है। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यानी कि इससे अंदाजा लगाइए कि रशिया पर कितने भी प्रतिबंध क्यों ना लगे हों, वो कोयला बेच करके भी पैसा कमा रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगी कि सर इंडिया ने रशिया से इतनी तमाम दिक्कतों के बावजूद कोयला खरीदा क्यों? देखो, हम ऑलरेडी इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदते हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि जैसे ही गर्मी पड़ी थी ना, इंडिया का जो बिजली प्रोडक्शन है उसमें कोयले से प्रोड्यूस होने वाली बिजली का बहुत बड़ा योगदान है। थर्मल पावर प्लांट से हम लोग बिजली पैदा करते हैं। अभी जब गर्मी पड़ी ना इस दौर में, तो हमें बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ी तो बिजली कोयले से बन रही है, तो ज्यादा कोयला झोंको और उससे ज्यादा बिजली बनाओ। तो इस तरीके से हमने कोयला यूज किया, तो हमारे स्टॉक हिल गए। हमारे पास ये खबर है कि इंडिया का जो कोल स्टॉक है ना, वो बहुत ज्यादा तरीके से प्रभावित हुआ। कोयले का स्टॉक इन दिनों थोड़ा डिप कर गया, क्योंकि हमने ज्यादा कोयला यूज कर लिया। और किसी भी देश को अगर अपनी इतनी बड़ी आबादी को सुविधाएं उपलब्ध करानी है, तो उनके लिए आवश्यकता है कि वो प्रॉपर तरीके से संसाधनों का पूर्ण मतलब व्यवस्था करके चलें। यही कारण है कि कोयले का स्टॉक कम होना हमें मोटिवेट किया कि हम जल्दी से कोयला मंगाकर उसकी आपूर्ति कर लें। ठीक है, तो इंडिया ने दुनिया से कोयला मंगाने के अंदर और तेजी
करी और तेजी करते हुए रशिया से कोयला मंगा लिया। अब ये खास क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है स्वेज कैनाल। असल में साथियों, स्वेज कैनाल से दिन भर में वैश्विक व्यापार का लगभग 12% तेल ट्रैवल हो रहा है। यानी कि एक दिन में अगर 100% तेल दुनिया में ट्रैवल हो रहा है तो 12% ट्रैवल अकेला स्वेज कैनाल से हो रहा है। ऐसी स्थिति में इतना जबरदस्त तरीके से ट्रैवलिंग वहां पर हो रही है और गलती से अगर वो जाम हो जाता है, जैसे कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि किसी ने वो कर दिया था, रास्ता जाम हो गया था क्योंकि एक जहाज जो है वो फंस गया था। तो उस जहाज के फंसने से मैंने आपको बताया था कि रास्ता जाम हो गया था, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो स्वेज कैनाल के थ्रू होने वाला व्यापार भारत को बहुत महंगा पड़ रहा है। 45 दिन मिनिमम लगता है रशिया से इंडिया सामान चल के आने में। तो हमने इसका स्थान 45 दिन जो मिनिमम लगता है उसके स्थान पर अगर इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को चुन लिया तो हम 25 दिन के अंदर 7200 किलोमीटर ट्रैवल करा के वाया ट्रेन और जहाज हम अपने सामान को इंडिया लेकर पहुंच सकते हैं। यह भारत और रूस की मित्रता का ही परिणाम है कि हम इस तरह से इनके साथ व्यापार में आए दिन नए आयाम स्थापित करते जा रहे हैं। भारत और रूस का व्यापार दिनों दिन उस समय जब दुनिया में प्रतिबंधों का सामना रशिया कर रहा हो, भारत अपने लिए अच्छे ऑप्शंस क्रिएट करता जा रहा है। इसके निश्चित ही फायदे हैं। इनमें से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, ये सब बातें हमने आप लोगों के साथ में साझा की हैं।